हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोगों को मैंने पहले पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को किस मीडियम में चाहिए, तो आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने हिंदी मीडियम बोला। तो गाइस, हिंदी मीडियम में मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको जो वन शॉट में होते हैं ना कि एकदम से एक वीडियोस के अंदर ही जितने भी कंटेंट आपको मैं हिंदी मीडियम में करवाऊंगा, आप लोगों को मैं इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल करवाऊंगा। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना कि जो आपको मैंने एसएसटी के पार्ट 1 हिस्ट्री, जो कि आप देख रहे हो भारत में राष्ट्रवाद, एक ये पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुकी है, प्लीज़ आप उसे देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है। ये पार्ट 2 है। इन दो पार्टों में से मिला के आपके मान लो ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर 110% बनेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंटेंट है, ये पहली बात आपका डेट है, आपको जो मल्टीपल आंसर्स लिखोगे उसमें काम आएगा। और मैं इसके साथ स्टोरियां बताता चलूँगा, जो स्टोरी आपको अपने आंसर्स में लिखने, क्योंकि बोर्ड पे देखो इतनी सारी चीज़ तो लिख नहीं सकते, तो जो मेन की पॉइंट्स था जो आपको याद करवा पाऊँ वो डेट मैंने लिख दिए हैं। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे, तो आप लोग प्लीज़ आराम से सुनना सही तरीके से, जिससे कि इसको आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओ और अपने जितने भी आंसर्स बनाओगे आप पेपर में 7-8 तारीख को सैंपल पेपर आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना। और 3 नंबर का इससे आपके मल्टीपल्स नंबर कवर हो जाएंगे। और जितने भी अगर आपकी मान लो कि इससे रिलेटेड कुछ भी सेशन रीजन आ जाता है, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप डेफिनेटली कर लोगे। आफ्टर जब किसी जॉब में जाओगे, एंट्रेंस दोगे, वहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है दोस्त, सबसे पहला देखो, ध्यान सुनना, मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ कि इतिहास के अंदर में भारत का राष्ट्रवाद आपको पता है कि मिड टर्म में भी आएगा, आपके फाइनल टर्म में भी आएगा। देखो, सबसे पहला डेट आपको याद रखना है। अभी तक आप लोगों को मैंने 1857 से लेके 1905 तक मैंने करवा दिया, बंगाल विभाजन तक करवा दिया था। 1915 में जो गांधी जी वापिस आए थे 9 जनवरी को, वो भी मैंने करवा दिया था। 1916 जो वहाँ पे राज शुक्ला नाम के पंडे ने देखा था, वो भी करवा दिया था। 1917 जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो भी करवा दिया था। 1918 खेड़ा मिल आंदोलन होता, वो भी करवा दिया था। 1919 में मैंने आपको बता दिया था, गांधी जी ने मतलब कि जो रोलेक्ट एक्ट आया था। फिर 1919 के बाद जो होता आगे आप लोग को पता है क्या कहानी है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर रोलेक्ट एक्ट मतलब कि काला कानून कहा जाता है इस एक्ट को। अब याद रखना, इसे सबसे पहले काला कानून क्यों कहा गया, क्या कहते हैं, जैसे 1918 तक गांधी जी जानते हो कि सारा कुछ कर चुके थे, सब पे आंदोलन बढ़िया तरीके से चला रहे थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज को ये फील होने लगा था कि अब भाई हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब ये सारी बातें पता चल जाती तो 1919 में अंग्रेज बहुत तेज होते हैं, एक एक्ट लेकर आते हैं, रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं। इसमें जितने भी राजनेता, ध्यान सुनो वर्ड की बात करो, राजनेता, पॉलिटिकल्स मतलब देशद्रोहिणी, ठीक है, राजनेता की जितने भी लोग थे, काला कानून इसको कहा जाता था। तो 1 नंबर के एमसीक्यू में ये भी हो सकता है कि 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताओगे काला कानून उसे कहा जाता था। इसमें होता क्या था, जितने भी लोग होते थे ना जो आपस में साथ में भीड़ बना के जा रहे थे, या रास्ते में कोई राजनेता एक साथ जा रहे होते, तो उन लोग को क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। ये चीज इसमें लिखा गया था। तो आप लोग याद रखना, काला कानून किसे कहते हैं, जो रोलेक्ट एक्ट था उसी को काला कानून कहते हैं, जो कि 1919 में कौन लेकर आया था, ब्रिटिशर्स लेकर आया था। ठीक है, चलो पहला पॉइंट आपका हो जाता है क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि 13 अप्रैल, डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आप सबको पता है कि जनरल डायर क्या होते हैं, गोलियां चलवाते हैं, बैसाखी का दिन होता है और डेट होता है 13 अप्रैल 1919, जो कि पंजाब के साइड में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे एक हत्याकांड होते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मेले लगे होते हैं बैसाखी के, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। जनरल डायर खुद गोली नहीं चलाता, ध्यान रखना, जनरल डायर अपने कमांडरों से गोली चलवाता है। ठीक है, लास्ट में हमारे देश का जो एक उधम सिंह फ्रीडम फाइटर ही थे, उधम सिंह उसे लंदन में जाके गोली मार के आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि वहां पे गोली किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने चलवाई थी, याद रखना, चलाई नहीं थी, चलवाई थी। अगर हिस्ट्री में कहीं दिया है कि किसने चलाई थी तो जनरल डायर रॉन्ग होता है, क्योंकि आप बड़े लेवल पर पढ़ोगे तो वहाँ पे हिस्ट्री में यही चीज़ है कि जनरल डायर ने चलवाई थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे, जो कि बैसाखी का दिन था और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और अंग्रेज अपना खौफ पैदा करना चाहते थे। लेकिन आगे देखो क्या कहानियाँ होती, अंग्रेज ऐसी धरी धरी रह जाती है। मैंने पार्ट 1 में क्या बताया था, ये अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, जो कि इनके पुलिस वालों की यूनिफॉर्म, वो
हमारे बैंड वालों को यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अभी इसकी देखो कैसे धज्जा तोड़ते हैं, अभी थोड़ी आगे आने दो, बात क्लियर है यहाँ पे। जब अगली बात आती है तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली, इसे अली ब्रदर भी करते हैं। आपको कभी कभी हिस्ट्री में आ जाए तो याद रखना, इसे अली ब्रदर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? अली ब्रदर नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना 1919 भारत के इतिहास के लिए काफ़ी गंदा था, क्योंकि देखो सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट आ जाता है, फिर 1919 में आपके रोलेक्ट एक्ट आने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसी टाइम कहते हैं ना, जो वक्त बुरा चल रहा होता तो ऊँट पर बैठे बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वही वाला हिसाब किताब हो गया। देखो वो वक्त बुरा था क्यों? इंडिया के लिए। 1919 में 3 कांड लगातार हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? देखो थर्ड वाला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब देश में ऐसा माहौल चल रहा था, ये मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, अली ब्रदर्स थे, इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि खिलाफत आंदोलन चलाने की। खिलाफत आंदोलन बहुत ऐसा चल रहा था कि हम अलग चलेंगे, लेकिन गांधी जी थोड़े दिमाग वाले इंसान थे, इन्होंने कुछ और कहानी रच दी। इसने कह दिया यहाँ पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग 1919 में इसके आंदोलन के बाद कर दिया। अब याद रखना कैसे, जैसे ये कहानी शुरू कर देते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को ये चीज़ पता हो जाता है कि ये जो कहानी है दिक्कत करेगा। कैसे दिक्कत करेगा? जब गांधी जी को पता था अभी ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो हमें नॉन कॉर्पोरेशन मतलब असहयोग आंदोलन चलाना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन क्या? जैसे मैंने आपसे हेल्प मांगा, आपने मेरी हेल्प नहीं किया, इट मीन्स कि आपने मेरी सहयोग नहीं की, इसी को इससे बोला गया था असहयोग। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब आप कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। इसीलिए गांधी जी ने इसका नारा दिया और अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भैया ऐसा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए था, लेकिन अंग्रेज को ऐसा लग रहा था कि ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी अलग बाद में बेनिफिट होता। अभी देखो तो याद रखना 1919 में यहाँ पे असहयोग आंदोलन जस्ट रोलेक्ट एक्ट के बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद ध्यान सुना, ये सारी चीज़ होने के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है गांधी जी को। क्यों गांधी जी को असहयोग आंदोलन मतलब कि ऑलमोस्ट मान लो 2 साल के बीच में इसे क्या करना पड़ता है? वापस लेना पड़ता है। देखो कैसे, जब ये 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, 20 तक आते आते तो यहाँ पे एक काम होता है। यहाँ पे ध्यान रखो, ये यहाँ पे लिखना पूरा डेट, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 फरवरी, इतना याद रखना 4 फरवरी 1922। क्या लिखना है यहाँ पे? 4 फरवरी 1922 ये चोरा चोरी कांड होता है, ठीक भाई। यहाँ पे चोरा चोरी, ठीक भाई, यहाँ पे चोरा चोरी कांड होता है 4 फरवरी को। अब ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे 1922 में चोरा चोरी हिंसक घटना होती है, इस टाइम असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या पॉइंट था, एग्जैक्ट डेट याद रखना। 4 किसी भी कंपटीशन में आपको ये पूछेगा कि 4 फरवरी 1922 चोरा चोरी की घटना कब हुई थी, तो यह याद रखना 4 फरवरी चोरी चोरा घटना हुई थी 1922 में, जो कि आपको यूपी में एक पड़ेगा, यहाँ पे यूपी में, जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? ठीक मेरे भाई। यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की हिंसक घटना होती है यूपी में, गोरखपुर में। ये डेट, ये प्लेस याद रखना, जो कि इस घटना के बाद गांधी जी अपने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चला रहे होते हैं, उसे गांधी जी 12 फरवरी, कितना मेरे भाई? 12 फरवरी 1922 को वापस लेने का मतलब ठान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देख रहे होते हैं, चोरा चोरी के कांड के हिंसक घटना में क्या होता है, जो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेज लोग कहीं न कहीं क्रांतिकारियों को भड़का देते हैं। इसमें कि क्या होता है कि जो 22 पुलिसकर्मी होते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, ये सारे 22 मारे जाते हैं और 3 अपने सिविलियन होते हैं। तो क्या होते हैं यहाँ पे? 3 सिविलियन मतलब कि नागरिक होते थे, ठीक मेरे भाई। ये चीज़ याद रखना यहाँ पे कि 22 तो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, 3 आपके नागरिक थे, जो कि 4 फरवरी 1922 को होता है और 12 फरवरी 1922 को क्या कर लेता है? रिटर्न कर लेते हैं। और गांधी जी 5 दिन के उपवास के बाद इस चीज़ को रिटर्न लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 16 फरवरी को, ये 16 फरवरी 1922 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कि ये बताते हैं कि लोग क्यों देखो गांधी जी को इनके खिलाफ बोलना पड़ा,
पड़ा, क्योंकि एक लेटर वापस लेने के बाद, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी के पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए कि भैया ऐसा क्यों किया। तो गांधी जी ने ये बताया कि भाई देखो 16 फरवरी 1922 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, उसमें अपने जो पार्टीज होती हैं उनको बताते हैं कि भैया अगर मैं इस चीज़ को वापस नहीं लेता तो अंग्रेज के पास बहुत सारे वेपन्स थे, बहुत सारी और हिंसक घटना हो सकती थी, और एक यूपी में तो हुआ था, साथ साथ के एरिया में और ज़्यादा हिंसक घटना हो जाती, जिसके कारण हमारी आज़ादी का जो आने वाला डेट था ये काफ़ी दूर होता जाता। इसलिए गांधी जी ने दिमाग से काम लिया और इस चीज़ को, घटना को यही रोकने की कोशिश की। नहीं तो ये 12 फरवरी गांधी जी का क्या जाता, वो तो जाने देता, लेकिन गांधी जी ने इसको रोका, क्योंकि गांधी जी को पता था कि भैया इसको रोकना ही ठीक है। अगर चाहते हो कि देश के, अपने देश के और हिस्से में, अभी तो यूपी में हुआ, धीरे धीरे पूरे 28 स्टेट में और 8 यूनियन टेरिटरी में फैल ना जाए, ये अभी प्रेजेंट की रेशियो बता रहा हूँ, 28 राज्य और 8 यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए गांधी जी ने इसको वापस लिया, और यहाँ पे 22 पुलिस वाले मारे गए थे और 3 आम नागरिक मारे गए थे जो हिंसककारी घटनाओं के साथ थे, मतलब आए थे लड़ने के लिए। तो अब देखो इसमें कहानियां क्या थी, क्यों ऐसा हुआ, चोरी होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे आपने अंग्रेजों ने, पुलिस वालों ने भड़का दिया, वैसे सिविलियन आप जानते हो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब एरिया के थोड़े से गर्म खून के होते हैं। ये लोगों ने कुछ सोचा समझा नहीं, तो पुलिस वालों पे इन्होंने हमला बोल दिया। जैसे पुलिस वालों पर हमला बोला, पुलिस वाले अंदर लॉकअप में थे, जो जेल सा बना होता है, लॉकअप के अंदर जाने के बाद बाहर से, अंदर से क्या करा, उन लोगों ने कुंडा बंद कर लिया। जब ये लोग वहां पर गए तो देखा तो कुछ भी मारताड़ तोड़ फोड़ की, उन लोग को अंदर से बुला रहे, अंग्रेज थोड़ी ना वो लॉकअप खोल के बाहर से आएंगे, इन लोगों के पास इतनी माइंड सेट नहीं था। तो काफी सारे लोगों ने, उसमें से एक बंदा, जो 3 मारे गए थे ना, उसमें से एक बंदा, नाम भूल रहा हूँ क्या उसका, उसने क्या करा, सच सपोज करो जैसे ये है, यहाँ पे लॉकअप है, इस तरह से लॉकअप है, यहाँ पे क्या कुंडा लगा होता है, इन लोगों ने तो अंदर से बंद कर रखा था। उसने कहा कि अरे यार इनने तो अंदर से बंद कर रखा है, हम ऐसा करते बाहर से ही बंद कर देते हैं। क्या कर देते यहाँ पे, बाहर से। तो इन लोगों, इसने क्या करा, जो इन तीनों में से एक पर्सन था, इसने बाहर से लॉक कर दिया, कुंडा हो गया बंद। अंग्रेजों ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, वो कहता कि भैया नथिंग, आई एम डूइंग माई वर्क। बोला कि कैसे, उनकी भाषा में उन्होंने कहा इफ यू आर लॉक इनसाइड आई लॉक आउटसाइड। ये चीज़ बोलने के बाद भाई कहानी खत्म हो जाती है। इन्होंने कहा तूने अंदर से बंद किया, हमने तुझे बाहर से बंद किया है। इसके चक्कर में क्या होता है, जो केरोसिन ऑयल होते हैं, थाने के जो लॉकर होते हैं, इसके चारों तरफ छिड़कते हैं और यहाँ पे माचिस लगा देते हैं, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी की घटना हो जाती है और 3 अपने लोग भी उसमें मारे जाते हैं, जिसे कहते हैं चोरा चोरी कांड, जो आपको ये डेट रेशियो पता चल गया होगा। ठीक है दोस्त, ध्यान सुनना, ये भी आपका हो जाता है, ये भी। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि 9 अगस्त 1925 जो आपके हिस्ट्री में दिया हुआ है, ये काकोरी कांड होता है। यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज ना हमारे इंडिया से काफ़ी सारे खजाना ले जा रहे होते हैं, दस्तावेज ले जा रहे होते हैं, जिसको हमारे क्रांतिकारी क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। उसी का नाम दिया था यहाँ ने काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना कि अब काकोरी कांड का नाम हो गया ट्रेन एक्शन डे। क्या हो गया, ट्रेन एक्शन डे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार भी पूछा था और इस बार भी डेफिनेटली पूछेगा कि भैया मतलब काकोरी कांड का दूसरा नाम बदल के क्या रख दिया, ट्रेन एक्शन डे। तो याद रखना 9 अगस्त 1925 को यहाँ पे काकोरी कांड होता है, जिसके कारण यहाँ पे अंग्रेज खजाना ले जा रहा होता है इंडिया से, उसकी ट्रेन को लूट लिया जाता है। फिर आता है 1928, साइमन कमीशन, भारत आता है। अब देखो, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है तो अंग्रेजों की तो हालत टाइट होने लगती है, जिसके कारण अंग्रेज अब सोचता है अब क्या किया जाए। तो अंग्रेज एक काम करता है, हुकुम का इक्का होता है ना, वो फेंकता है 1928 साइमन कमीशन। 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आता है और अपने इंडिया में आप जानते होंगे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, उसके सर पे, मतलब उनको रोकने के चक्कर में 9 बंदे उसकी टीम में आते हैं। लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लग जाती है और लाला लाजपत राय साहब निपट जाते हैं। तो यही याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन इंडिया में अपना दबदबा चाहता है कि 1928 तक, ये ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा आपको, 1928 तक आते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन। आते क्या होते हैं कि हम लोग तो रोकने की कोशिश करते इंडिया वाले, तो जिसमें कि लाला लाजपत राय की घटना से वो लाठी लगने से मौत हो जाती है, इसके बाद बबूला हो जाता है और देश में थोड़ा गंदा सा माहौल हो जाता है, मतलब क्रांतिकारी सा और ज़्यादा माहौल हो जाता है। फिर डेट होता है 8 अप्रैल 1929, इंपॉर्टेंट याद रखना, 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बुटकेश्वर असेंबली में क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं। अब ये बम जानते हो, इसी का गुस्सा पूरा ये भगत सिंह साहब निकाल देते हैं। उसका जिसकी घटना
अंग्रेजों को पूरी भरपाई करनी पड़ती है। याद रखना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर वो दोनों दोस्त होते हैं, और उसमें जो 4 दोस्त हैं, मतलब भगत सिंह हो गया, बटुकेश्वर हो गया और उसके लड़े थे। याद रखना यहाँ पे ये दोनों ने ही बम गिरा था, जिसके कारण अंग्रेजों की हालत टाइट हो गई थी। अंग्रेजों ने इनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। याद रखना, देशद्रोह मतलब कि टेररिस्ट का मुकदमा लगाया था। तो इसी चीज़ की भरपाई जब मैं आपको 1931 बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा गांधी जी कैसे भगत सिंह को बचा सकते थे, और उन्होंने जीवन में हमें कोई भी डिटेल मिलता है उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो भैया बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही गलती गांधी जी से हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ 1929 तक भगत सिंह ने ऐसा क्यों किया। जब लाला लाजपत राय साहब की मौत हो जाती है, भगत सिंह ये सब तो बौखला जाते गंदे तरीके से, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 1929 में यहाँ पे एक लाहौर अधिवेशन होता है, जो कि आपको मैप पे भी दिखाया जाएगा। लाहौर कौन सा होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, याद रखना 1929 में। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस अधिवेशन में कि भैया अब हमारे दोस्त, हमारे लोगों के साथ बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे देश के साथ हिंसक हो रही है। आज से हम अपना देश की प्रण लेते हैं ईमानदारी से कि हम बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। और पहली आज़ादी हम लोगों ने अपने देश के लिए 26 जनवरी, याद रखना भाई, न्यू इन्फॉर्मेशन है, 1930 को सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमें 1930 होता, कभी कभी जोश में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को हमने पहले अपनी आज़ादी मनाई थी। लेकिन वो अलग बात है कि 30 और 47 17 साल लग गए थे, लेकिन कोई मैटर नहीं। लेकिन हम एक दिन आज़ाद जरूर हो गए। और आप सबको पता है कि अभी हमने कौन से आज़ादी मनाई यहाँ पे 75th अपने इंडिपेंडेंट डे मनाई है, जो कि आप सबको पता है। और 2050 तक हमारा लक्ष्य है कि हम विकासशील देश से विकसित देश में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स कि अभी तो हम सीख ही रहे हैं, चीज़ों को कर ही रहे हैं, हमारे जीडीपी काफ़ी डाउन है अभी। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इस बोर्ड पे इतना ही आ पाता है मेरे भाई, तो इसके कारण आप जो कुछ और पॉइंट्स हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसी चैप्टर के टॉपिक वाइज, जैसे मान लो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन से बेसिक का, ये सारी चीज़ें करवा दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, और आंसर फॉर्मेट के साथ कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और भाई जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, आप स्टोरी तो सुन ही रहे हो, इसी को आप कन्वर्ट करके लिखो। और एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको ये पता होगा कि किस तरह से हिंदी को कन्वर्ट करके आप इंग्लिश में लिखोगे। और इतनी तो गारंटी है भाई, उस वीडियो के बाद आप लोग सब बंदे आंसर बनाना सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आएगी डेफिनेटली। तो इतनी सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करके बताना, और कमेंट जरूर करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो इसी फॉर्मेट चाहिए, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पैटर्न तैयार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आंसर लिखो एकदम खतरनाक सा आंसर लिखो, जिससे कि सीबीएसई वाला भी सोचे कि भैया बदलने में कुछ दम है। समझ रहे हो ना, जितने भी डेटा, जितने भी फैक्ट बताए हैं, ये सब यहाँ रखो और पेपर में जाके छाप देना। और डेफिनेटली इनमें से आप लोगों के एमसीक्यू में तो जरूरी पेपर 1-2 बन जाएगा, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। और जितने भी चीज़ बताई, ये सारी चीज़ें अपने पास इंफॉर्मेशन करेक्ट रखना, और अपने आप को बढ़िया इसी तरह से आंसर लिखते जाना, ठीक है दोस्त। यही कह सकता हूँ, और अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।